क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सुप्रीम कोर्ट से लेकर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक कुल 5 करोड़ से ज्यादा मुकदमे पेंडिंग पड़े हैं। नीति आयोग के हिसाब से अगर हम इन्हें रिजॉल्व करने गए और कल से कोई नया केस ना ले तो भी पूरे 300 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा इन्हें सॉल्व करने में। जुडिशरी हमारे लोकतंत्र का एक काफी इंपॉर्टेंट पिलर है, बट इंडिया में इसकी हालत काफी ज्यादा खस्ता है। अगर हम इसे नेशनल लेवल पर देखें तो हर इंडिविजुअल जजेस पर हजारों केसेस का लोड होता है, जिसे ना चाहते हुए भी जजेस पे काफी ज्यादा जल्दी फैसला सुनाने का प्रेशर होता है। एंड इसी वजह से हमें क्वालिटी ऑफ जस्टिस में कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। और ऐसे कई सारे कारण है जिसकी वजह से इंडिया की जुडिशरी बहुत ढीले तरीके से काम करती है। कई बार तो पास्ट में ऐसे केसेस भी हुए हैं जहां इंसान को इंसाफ मिलने से पहले ही उसको मौत मिल गई। एंड उन केसेस की बात भी मैं वीडियो में आगे करूंगा और समझने की कोशिश करेंगे कि वाई इंडियन जुडिशरी स्लो, और ये कुछ पॉसिबल सॉल्यूशन में भी बात करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। और इस तरह ना तो कोई सच्चाई के लिए लड़ने वाला रहेगा, ना ही इंसाफ मांगने वाला। रह जाएगी तो सिर्फ तारीख। और यही होता रहा है मिलॉर्ड, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड, इंसाफ नहीं मिला। अपनी जिम्मेदारी पूरी करिए, उसके बाद मैं भी आपको बोलूंगा लंदन की तरह। आई बेग योर पार्डन। मेरे प्रिविलेजेस को जज करने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तो सबसे पहले समझते हैं कि टोटल कोर्ट्स कितने प्रकार के होते हैं और कौन सा कोर्ट किस लेवल पे काम करता है। हायरार्की में सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, जो कि जुडिशरी की लास्ट स्टेज माना जाता है। मतलब इससे ऊपर और कोई कोर्ट नहीं होता। एंड यही सारे कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले भी होते हैं और हाई कोर्ट के अनसॉल्व मुद्दों की अपील भी यहाँ पर होती है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से नीचे आते हैं हाई कोर्ट। यहाँ पर सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट की अपीलें सुनी जाती है, जिनमें हाई वैल्यू लैंड डिस्प्यूट या कोई बड़ा क्रिमिनल केस हैंडल किया जाता है। एंड हर स्टेट में सिर्फ एक ही हाई कोर्ट होता है। एंड यहीं से सारे डिस्ट्रिक्ट और सेशन कोर्ट्स के लिए ऑर्डर पास होते हैं। उसके बाद हायरार्की में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट। ये हाईएस्ट बॉडी होते हैं हाई कोर्ट के बाद। यहाँ पे भी सारे सीरियस सिविल मैटर्स और क्रिमिनल मैटर्स देखे जाते हैं। इनके अलावा और भी स्पेशल कोर्ट और ट्रिब्यूनल होते हैं, जिनमें फैमिली कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, लेबर कोर्ट और टेस्ट ट्रिब्यूनल जैसे कोर्ट शामिल हैं। जैसे कि आप इनके नाम से समझ सकते हो कि यहाँ किस प्रकार के मुद्दों की सुनवाई होती होगी। इनके अलावा कुछ और भी तरीके होते हैं मैटर को बिना कोर्ट में ले जा सॉल्व करने के, जिन्हें अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहते हैं, जिन्हें बिना रेगुलर कोर्ट जाए भी किसी थर्ड पार्टी के थ्रू आप मैटर को रिजोल्व कर सकते हैं। जैसे कि लोक अदालत, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन। ये लॉन्ग ट्रायल की तरह बिल्कुल नहीं होते। यहाँ पे केस काफी इजिली और कम टाइम में सॉल्व हो जाते हैं, बट इनके बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता, जिसके कारण लोग छोटे छोटे केसेस को लेकर भी कोर्ट में चले जाते हैं। एंड लॉयर्स भी नहीं चाहते कि आप यहाँ पर जाओ, वरना उनकी फीस कहाँ से आएगी। सो ये तो बात हुई टाइप्स ऑफ कोर्ट्स की। अब बात करते हैं कि व्हाई इंडियन जुडिशरी स्लो। ऑफिशियल नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड के हिसाब से पूरे देश में अराउंड 5.39 करोड़ केसेस पेंडिंग है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में ये नंबर करीबन 4.76 करोड़ का है। हाई कोर्ट में अराउंड 63 लाख केसेस पेंडिंग है। ये नंबर सुप्रीम कोर्ट में अराउंड 93,000 का है। और केसेस लास्ट 3 साल से 5% की स्पीड से बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर हम बैकलॉग क्लियर करने भी गए तो हमें 300 साल से ज्यादा का टाइम लग जाएगा। तो अब बात करते हैं वो कौन से कारण है जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। सो फर्स्ट इज लो जज टू पॉपुलेशन रेशो। आज भारत में 140 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं और हमारे देश में हर 10 लाख लोगों पे 22 जज ही अपॉइंट है, जो कि काफी ज्यादा कम है 1987 के लो कमीशन की दी हुई रिपोर्ट के हिसाब से, जो कहती है कि एटलीस्ट 50 जज तो होने चाहिए। आप ऐसे समझिए कि अमेरिका और कई यूरोपियन कंट्रीज में हर 10 लाख लोगों पे 150 से लेकर 200 जजेस होते हैं, पर हमारे देश में ऐसा क्यों हो रहा है? सो इसका मेन रीजन है जजेस की वैकेंसी का फुलफिल ना होना। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सबऑर्डिनेटिव कोर्ट्स की एग्जाम थोड़ी डिफिकल्ट होती है, सो कई बार आधे से ज्यादा स्टूडेंट इन्हें क्लियर ही नहीं कर पाते। और मेनली इन एग्जाम में बैठने के लिए आपको कम से कम 3 साल का लॉ फील्ड का एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। एंड जैसे कि नॉर्मल एग्जाम कैसे हर साल होती है, बट जजेस की एग्जाम नीट के हिसाब से होती है। और रही बात सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस की वैकेंसी की, तो वहाँ पे कोई एग्जाम नहीं होती, बल्कि कॉलेजियम सिस्टम के थ्रू ही जज की पोस्टिंग की जाती है, जिसमें खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोस्ट सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट के डिसाइड करते हैं कि किसे जज बनाना चाहिए। एंड इन सभी प्रोसेस में स्लो अपॉइंटमेंट, डीले प्रोसीजर और जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के बीच प्रॉपर ढंग से तालमेल न होने के कारण जजेस की पोस्ट भरने में टाइम लगता है, जिसके कारण आज इंडिया जज क्राइसिस की प्रॉब्लम फेस कर रहा है। बिहार, उत्तर प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट जैसे स्टेट्स में तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस 3 से 4 लाख केसेस अकेले संभालते हैं,
और मोस्टली लॉयर भी अपने वकालत को छोड़कर जजेस नहीं बनना चाहते जहाँ कम सैलरी और ढेर सारा लोड हो। सो यूनियन मिनिस्ट्री के हिसाब से जजेस की कमी और हर दिन बढ़ते केसेस के कारण ये पेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। अगर एक जज दिन में 30 केसेस भी देखे तो एक इंसान के लिए इतना लोड लेना पॉसिबल हो ही नहीं सकता, एंड उसके बाद उससे डेफिनेटली क्वालिटी ऑफ जस्टिस पे भी असर पड़ता है। प्रॉब्लम नंबर 2, कल्चर ऑफ एडजर्नमेंट एंड मिसयूज ऑफ लीगल प्रोसीजर। कोर्ट में जजेस को दोनों साइड की बातें प्रॉपरली सुननी पड़ती है, जिसके कारण लॉयर्स केस को लंबा खींचने के लिए यूजलेस रीजंस या एक्सक्यूजेस देते हैं, जैसे कि इंस्ट्रक्शंस नॉट रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट, फाइल इज नॉट रेडी, माय को काउंसिल इज बिजी इन अदर केस। इन्हीं सभी कारणों का यूज करके लॉयर एडजर्नमेंट की मांग करते हैं। नेशनल जुडिशरी डेटा ग्रिड के हिसाब से देखें तो देश में हजारों केसेस हैं जो कि 10 से 20 सालों से पेंडिंग पड़े हैं, और 1,80,000 केस तो ऐसे भी हैं जो 30-30 सालों से पेंडिंग पड़े हैं। यहाँ पे सवाल ये बनता है कि क्या कोर्ट को ये सब नहीं दिखता? सो देखो, कोर्ट्स के लॉ एंड प्रोसीजर के अंदर काफी सारे लूप्स होते हैं जिन्हें ढूंढकर कभी कभी लॉयर्स और उनकी पार्टी जानबूझ के केस में एडजर्नमेंट लेते रहते हैं, और कोर्ट उन्हें एडजर्नमेंट दे भी देती है जबकि वकीलों पे टाइम लाइन और लिमिट हो। इससे एग्जाम्पल से समझो कि एक बिल्डर है जिसने किसी गरीब आदमी की प्रॉपर्टी हड़प ली और वहां से अर्निंग करने लगा। उसके बाद केस कोर्ट में गया, बट बिल्डर के लॉयर ने तब तक एडजर्नमेंट ली है जब तक कि वो गरीब आदमी मेंटली और फाइनेंशियली टूट ना गया हो। सिर्फ तारीख, और यही होता रहा है मिलॉर्ड। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलॉर्ड। कई बार लोग केस लड़ते लड़ते ही मर जाते हैं, और एक और बड़ा कारण ये है कि कोई इंसान अगर डिस्ट्रिक्ट या ट्रायल कोर्ट में केस हार गया, उसके पास फिर हाई कोर्ट में अपील करने का ऑप्शन होता है, और फिर वहीं पे कुछ साल और वेस्ट होंगे, एंड उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर सकता है। सो इसी वजह से एक नॉर्मल केस भी सालों तक चलता ही रहता है। थर्ड रीजन, स्लो इन्वेस्टिगेशन और वीक प्रोसिक्यूशन। ये रीजन मेरे हिसाब से काफी ज्यादा अफेक्ट करता है कोर्ट के टाइम को। मान लीजिए कि जजेस रेडी हैं, लॉयर्स और विटनेसेस सब रेडी हैं, स्टिल पता चलता है कि पुलिस ढंग से चार्जशीट ही नहीं बना पाई। अब ऐसे में कोर्ट को ना चाहते हुए भी इन्वेस्टिगेशन को वापस प्रॉपर तरीके से करने का ऑर्डर देना पड़ता है, एंड इसी टाइमलाइन के बीच विटनेसेस अपने कभी कभी बयान से पीछे हट जाते हैं, एविडेंस कई बार घुम जाते हैं और कई बार घुमा दिए जाते हैं। हमारे देश में गवर्नमेंट जुडिशरी के अंदर जीडीपी का मात्र 0.8 से लेकर 0.9% ही स्पेंड करती है, जिसके कारण आज भी कई कोर्ट्स में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा कमजोर है। इसमें फाइल्स रखने की प्रॉपर जगह से लेकर कोर्ट रूम का पंखा तक शामिल है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट में होने वाले एविडेंस जैसे ऑटोप्सीज, डीएनए टेस्ट, हैंडराइटिंग टेस्ट जैसे एविडेंस को भी प्रॉपर कोर्ट तक पहुंचने में महीनों लग जाते हैं, क्योंकि हमारे पास कई डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर फोरेंसिक लैब्स ही नहीं है। ठीक ठाक इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टाफ की कमी एक बड़ा रीजन बन जाती है, एंड जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या तो वो ओवरबर्डन होता है या अनस्किल्ड, एंड यही सब कारण मिलकर कोर्ट के फैसले को स्लो करते रहते हैं। पॉइंट नंबर 4, गवर्नमेंट एज अ बिगेस्ट लिटिगेंट। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट देखा जाए तो 45 से लेकर 50% केसेस में इन्वॉल्व होती है। जब गवर्नमेंट खुद ही केस में शामिल हो जाती है तब वो पेमेंट डिले कर सकती है, कभी कभी कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करती। अब इस पर कोर्ट या जज ज्यादा इसके अगेंस्ट में फैसला सुना ही नहीं सकते, क्योंकि जज से लेकर हर स्टाफ को पे तो गवर्नमेंट ही कर रही है। सो सीधे फैसले पर ना आने के बजाय कोर्ट केसेस को डिले करती है, और एक बड़ा कारण बनता है कोर्ट में बड़े पेंडिंग केसेस का। एक कारण और हो सकता है कि लोगों को एडीआर के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, जैसे कि लोक अदालत, मेडिएशन, आर्बिट्रेशन जैसे डिपार्टमेंट में बिना रियल कोर्ट जाए भी फैसले हो जाते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये लेस कॉस्टली होने के साथ साथ जल्दी फैसले भी सुना देते हैं। लैक ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग दिस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के कारण लोग छोटे छोटे मुद्दों को लेकर भी कोर्ट चले जाते हैं। अब ये सब कारण मिलकर एक तरह से जुडिशरी के वर्किंग को स्लो करते हैं, एंड ये किसी भी तरह से किसी सिंगल इंडिविजुअल की गलती नहीं बल्कि एक सिस्टम फेलियर माना जा सकता है, जहाँ पे हमें पता है कि जस्टिस डिले मतलब जस्टिस डिनाइड। सॉल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले कुछ रियल लाइफ केसेस देखते हैं जहाँ पे डिलेड जस्टिस के कारण किसी इंसान की जिंदगी ही चली गई। एक फेमस केस है एमडी रहीम अली का। ये आसाम के रहने वाले थे, एंड उन पर 2004 में आरोप लगता है कि ये इलीगल माइग्रेंट है बांग्लादेश के, जो कि मार्च 25, 1971 को इंडिया में घुसे थे। हालांकि रहीम ने बताया था कि उनके पेरेंट्स का नाम 1965 और 1970 की वोटर लिस्ट में था, पर फिर भी उनकी बातों पे भरोसा नहीं किया गया और सिर्फ शक के कारण उन्हें एक इलीगल माइग्रेंट बना दिया गया। 2012 में फॉरेन ट्रिब्यूनल ने रहीम को एक फॉरेनर डिक्लेयर कर दिया, एंड जब उसकी पिटीशन देने रहीम 2015 में गुवाहाटी हाई कोर्ट गए तो वहां पे उनकी पिटीशन ही खारिज कर दी, एंड फिर 2017 में उन पे सेम एलिगेशंस लगे, एंड फाइनली उनका केस जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पहुंचा, जहां 2024 में फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सभी बातें देखकर ऑर्डर पास किया कि रहीम अली एक इंडियन ही है। और तब तक काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से 3 साल पहले ही रहीम मर गए थे। एक इंसान जिसने 12 साल अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, वो फैसला सुनने तक जिंदा ही नहीं बचा। उन्होंने अपनी सारी सेविंग्स खर्च कर दी, लोन्स लिए ताकि वो केस जीत पाए, पर देश से निकल जाने के डर से और डायबिटीज के कारण वो फैसला आने से पहले मर ही गए। मोरल ऑफ द स्टोरी इज जस्टिस डिलेड, लाइफ डिनाइड। ऐसे केस था सोपान गायकवाड़ का, जहाँ पर डिलेड जस्टिस के कारण फैसला आने तक सोपान जिंदा नहीं बचे। सेम ऐसे ही अजमेर गैंगरेप केस, निर्भया केस, जो कि कितना बड़ा केस था, फिर भी उन क्रिमिनल्स को सजा 8 साल बाद जाकर मिली। ऐसे कई सारे और केसेस है जिनमें इंसाफ देर से मिलने की वजह से या तो इंसान ही नहीं बचा
या फिर उसमें इंसाफ को लेने की चाहत ही खत्म हो गई। तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा कि हमारे देश की न्यायपालिका एकदम खराब है, बल्कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू जस्टिस है, सो मिल क्यों नहीं रहा, और न्याय गरीब और अमीर के लिए अलग अलग क्यों। इस पर आपकी राय मुझे जरूर बताना। बाकी अब बात करते हैं जितनी भी हमने समस्याओं की बात की उनके सॉल्यूशंस की। तो पहली समस्या थी कि जजेस की कमी। सो सीधा सिंपल सा आंसर है इसका कि हमें जजेस की भर्ती बढ़ा देनी चाहिए और जो प्रोसेस स्लो एंड सेंसलेस है उसे फास्ट करना चाहिए, ताकि जो बच्चे काबिल है उन्हें आगे आने का मौका मिले। और रही बात पेंडिंग केसेस की, तो जैसे कि अमेरिका या दूसरे देशों में जजेस की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती, मीन्स वो मरने तक काम कर सकते हैं। सो ये चीज इंडिया में भी लानी चाहिए, ताकि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सीनियर मोस्ट जजेस है जो कि रिटायर हो चुके हैं, वो भी कोर्ट में आकर हियरिंग करे, जिससे डेफिनेटली थोड़ा लोड तो कम जरूर होगा। और वकीलों पे स्ट्रिक्ट लिमिट होनी चाहिए, ताकि वो लिमिटेड एडजमेंट ही ले सके, जिससे केस सालों तक न चले बल्कि जल्द ही रिजॉल्व हो जाए। आज भी पुराने तरीके से फाइल रखने का यूज कई जगह पे इंडिया में होता है, सो उन्हें हमें मॉडर्नाइज करके ई कोर्ट्स में चेंज कर देना चाहिए, जिससे फाइल ढूंढने और घूमने की दिक्कत खत्म हो जाए। और पुलिस और किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम पे काइंड ऑफ प्रेशर होना चाहिए कि उन्हें लिमिटेड टाइम में अच्छे से चार्जशीट बनाकर कोर्ट को देनी ही पड़ेगी। और रही बात की इस पर हम एज ए इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं, सो हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए कि कैसे कोर्ट्स के अलावा एरिया सिस्टम होते हैं जहाँ पे केस बिना टाइम कंज्यूमिंग के भी और बिना कोर्ट जाए भी सोल्व किए जा सकते हैं। बाकी मेरे बातों को फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कब ये चीज आपके साथ हो जाए। बाकी पुराने कानूनी तौर तरीके ठीक तो हैं, बट आज के टाइम में हमें मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं किसी और दिन किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे स्ट्रांग एंड स्टे पॉजिटिव।